नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कविता है और मेरी उम्र 21 साल है। जब मैंने युवावस्था की दहलीज पर कदम रखा तो लोग मुझे देखकर दीवाने हो जाते थे, लेकिन मैंने कभी किसी को भाव नहीं दी। मैं अपने भैया रोहित के साथ रहती हूँ। मेरी भाभी मनीषा एक स्वार्थी औरत निकली जो अपने प्रेमी के साथ भाग गई क्योंकि भैया के पास नौकरी नहीं थी और वह दिन रात शराब पीने में डूबे रहते थे। भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं और उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। रिश्तेदार सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। मैंने ग्रेजुएशन के बाद सिलाई का काम सीख लिया और अब घर का खर्चा चलाने के लिए कपड़े सिलती हूँ। भैया आज भी भाभी से बहुत प्यार करते हैं और अक्सर उनके बारे में सोचकर परेशान रहते हैं। भैया हमेशा कहते रहते हैं, कविता एक दिन तेरी भाभी जरूर लौट आएगी, लेकिन मुझे पता है कि वह कभी नहीं लौटेगी। भाभी को दौलत और शोहरत का इतना नशा चढ़ चुका है कि वह गरीबी में वापस कभी नहीं लौटेगी। घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाती हूँ। एक शाम भैया बाहर से लौटे और मैंने उन्हें कुछ पैसे देते हुए कहा, भैया बाहर भूख लगे तो चाय वाय पी लेना। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। मैंने सोचा था कि अगर भैया शराब छोड़ दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उस रात उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। मैं गुस्से में बोली, मैंने कहा था ना कि घर आकर पिया करो, दोस्तों के साथ क्यों इतना पी लेते हो। जैसे तैसे उन्हें सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया और खाना खिलाने लगी। उनकी नशे में लड़खड़ाती हालत देखकर मुझे यह समझ आ गया कि अगर भैया की यह आदत नहीं सुधरी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अगले दिन शादी में जाने की तैयारी थी। घर के सारे काम निपटा कर मैंने भैया से कहा, गर्म पानी रख दिया है, नहा लीजिए। जब वे नहाकर बाहर आए तो उनका तौलिया उनके कमर से गिर गया। मैंने तुरंत उठाकर उनकी तरफ बढ़ाया और कहा, थोड़ा ध्यान रखा करो, हमें पार्टी में जाना है। शादी की पार्टी शानदार थी। रंग बिरंगी लाइटें, मधुर संगीत और तरह तरह के खाने पीने का इंतजाम था। हमने वर वधू को गिफ्ट दिया और खाना खाने लगे। भैया ने ड्रिंक ली और मैंने कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। पार्टी में भैया एक खूबसूरत औरत से बातें करने लगे जो भाभी की पुरानी सहेली सुनीता निकली। सुनीता ने भैया का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले गई। यह देखकर मुझे जलन हो रही थी। मैंने खुद से कहा, कविता वह तुम्हारे भैया हैं, पति नहीं। उनका भी मन करता होगा किसी से बात करने का। शाम को घर लौटते वक्त भैया उदास थे। उन्होंने मुझसे कहा, तेरी भाभी की कमी कभी पूरी नहीं होगी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा, भैया को ऐसे नहीं छोड़ सकती, उनकी मदद करनी होगी। रात में भैया के कमरे में जाकर मैंने उन्हें सुलाया और उनकी शराब की बोतल उठाकर फेंक दी। मैंने यह तय कर लिया कि अब से भैया को एक नई शुरुआत के लिए तैयार करूंगी। जिंदगी चाहे जैसी भी हो, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उस रात के बाद मैंने भैया से बात करने का मन बनाया। सुबह होते ही मैंने उनके लिए चाय बनाई और कहा, भैया अब बहुत हो चुका, आप ऐसे नहीं रह सकते। भाभी ने जो किया वह उनकी गलती थी, लेकिन आप खुद को क्यों खत्म कर रहे हैं। भैया कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, कविता तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जब भी भैया की याद आती है तो मैं खुद को संभाल नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया हो। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, मैं हूँ आपके साथ, लेकिन अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। हमें मिलकर इस अंधकार से बाहर निकलना होगा। उस दिन मैंने भैया से उनकी शराब पीने की आदत पर रोक लगाने का फैसला किया। मैंने उनका रूटीन बदलने की कोशिश की और उन्हें सुबह जल्दी उठकर वॉक पर जाने के लिए प्रेरित किया। मैंने घर के आसपास एक छोटा सिलाई स्कूल खोलने का सुझाव दिया। शुरुआत में भैया को बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उनकी दिनचर्या बदलने लगी। मैंने अपनी सिलाई मशीन से बने कपड़ों को बाजार में बेचना शुरू कर दिया। भैया ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी और सिलाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगे। कुछ महीनों बाद हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। भैया की शराब की आदत लगभग खत्म हो चुकी थी और घर में खुशहाली लौट आई थी। एक दिन
भैया ने मुझसे कहा, कविता, तुम्हारी मेहनत और प्यार ने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बहन हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक दिन जब मैं बाजार से लौट रही थी तो अचानक मेरी मुलाकात भाभी से हो गई। वह किसी बड़े आदमी के साथ थी, लेकिन उनकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। उन्होंने मुझे देखकर पहचान लिया और रोने लगी। उन्होंने कहा, कविता, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन तुम्हारे भैया की हालत देखकर मैंने खुद को असहाय महसूस किया और घर छोड़ दिया। मैंने कहा, भाभी, आपके जाने के बाद हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई, लेकिन अब हमने खुद को संभाल लिया है। अगर आप लौटना चाहती हैं, तो यह फैसला भैया का होगा। भाभी हमारे घर आईं। भैया ने उन्हें देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मनीषा, मैंने तुम्हें कभी माफ नहीं किया, लेकिन तुम्हारी ननद ने मुझे बदल दिया। अगर तुम सच में वापस आना चाहती हो तो तुम्हें भी खुद को बदलना होगा। भाभी ने वादा किया कि वह परिवार के लिए सब कुछ छोड़कर फिर से हमारी जिंदगी में खुशियाँ लौटा आएंगी, और इस तरह हमारी टूटी हुई दुनिया धीरे धीरे जुड़ने लगी। कविता के घर में अब खुशी और सुकून था। कविता ने अपने संघर्ष और हौसले से अपने भैया और परिवार को फिर से खड़ा कर दिया। जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया और इस बार उन्होंने इसे गंवाने नहीं दिया। भाभी के लौटने के बाद घर में एक अजीब सा माहौल था। भैया ने उन्हें माफ तो कर दिया था, लेकिन उनके बीच की खामोशी खत्म नहीं हो रही थी। मैं बीच बीच में दोनों को समझाने की कोशिश करती, लेकिन वक्त को भी अपना काम करने देना जरूरी था। एक दिन भाभी मेरे पास आई और बोली, कविता, मुझे पता है कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। मैं घर की जिम्मेदारियों में तुम्हारे और तुम्हारे भैया का साथ देना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मैंने भाभी को गले लगाते हुए कहा, भाभी, मौका नहीं बल्कि हम एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको और भैया को एक दूसरे से खुलकर बात करनी होगी। उस शाम मैंने भैया और भाभी को एक साथ बैठाकर कहा, हम इस घर को फिर से खुशहाल बना सकते हैं अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। भैया, आप भाभी को मौका दीजिए और भाभी, आप भैया के साथ मिलकर घर को संभालिए। इसके बाद भाभी ने सिलाई स्कूल में मेरी मदद करना शुरू किया और भैया भी बच्चों को सिखाने में लग गए। धीरे धीरे भाभी और भैया के बीच की खटास कम होने लगी। मैंने सिलाई स्कूल को बड़े स्तर पर ले जाने की योजना बनाई। भैया ने सुझाव दिया कि हम इसके लिए एक छोटी दुकान खोल सकते हैं, जहां कपड़े सिलने और बेचने का काम किया जाए। मैंने अपनी बचत और कुछ कर्ज लेकर दुकान खोली। दुकान ने देखते ही देखते रफ्तार पकड़ ली। हमारे स्कूल में आने वाले बच्चों के बनाए हुए डिजाइन भी बिकने लगे। यह देखकर भैया और भाभी को मुझ पर गर्व हुआ। एक दिन भाभी का वह प्रेमी अचानक हमारे घर आ पहुंचा। उसे देखकर भैया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन भाभी ने भैया को रोकते हुए कहा, रोहित, इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं आज इसे माफ करने आई हूँ ताकि मेरे अंदर का दर्द खत्म हो सके। भाभी ने उस आदमी से कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया वह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और तुम्हें यह कहने आई हूँ कि मैं अब अपनी ननद और पति के साथ खुश हूँ। कृपया दोबारा मेरी जिंदगी में मत आना। उस दिन के बाद भाभी और भैया के रिश्ते में नई गर्माहट आ गई। वे दोनों मिलकर मेरे साथ हमारे काम को और बड़ा करने लगे। कुछ सालों बाद मैंने अपना सिलाई का काम इतना बढ़ा लिया कि वह पूरे शहर में मशहूर हो गया। भाभी और भैया ने मेरा हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे स्कूल से कई लड़कियां आत्मनिर्भर बनकर निकली और यह देखकर मेरा दिल गर्व से भर गया। एक दिन भैया ने कहा, कविता, तुमने मुझे और तुम्हारी भाभी को एक नई जिंदगी दी है। आज तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। आप और भाभी मेरी ताकत हो। भैया, भाभी और मैं अब एक खुशहाल परिवार बन गए थे। हमारे घर की दीवारों पर अब खुशियों की तस्वीरें थी और जिंदगी ने हमें सिखा दिया था कि प्यार और साथ से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। इस तरह कविता ने अपने संघर्षों और अपनों के प्यार से न सिर्फ अपने घर को संवारा, बल्कि औरों के लिए भी एक मिसाल बन गई।
दुकान और सिलाई स्कूल की सफलता के बाद हमारी जिंदगी में स्थिरता आ गई थी, लेकिन मुझे अभी और भी बहुत कुछ हासिल करना था। मैंने सोचा अगर मैं अपने अनुभवों से दूसरों की मदद कर सकूं तो शायद मेरी मेहनत का असली मकसद पूरा हो जाएगा। एक दिन मैंने भाभी और भैया से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम अपने सिलाई स्कूल को एक प्रशिक्षण केंद्र में बदल दें, जहाँ सिर्फ सिलाई नहीं बल्कि अन्य हुनर भी सिखाए जाएं, ताकि और भी महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। भाभी ने इस विचार को तुरंत समर्थन दिया और कहा, कविता, जो हमने सहा है वो और कोई महिला ना सहे, हमें इस काम को बड़े स्तर पर करना चाहिए। भैया ने भी सहमति दी। फिर हम आसपास के गाँवों में गए और वहाँ की महिलाओं से बात की, उन्हें हमारे केंद्र में आने और कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित किया। शुरू में कुछ महिलाओं ने झिझक दिखाई, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। हालांकि यह सब इतना आसान नहीं था। समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जो महिलाओं को आत्मनिर्भर होते देख खुश नहीं थे। वे हमें ताने मारते और कहते, औरतों का काम घर संभालना है, यह नौकरी पेशा उनके लिए नहीं बनी। एक दिन मुझे गांव की पंचायत में बुलाया गया। वहाँ कुछ लोगों ने हमारे काम पर सवाल उठाए। मैंने हिम्मत से जवाब दिया, औरतों को उनका हक दिलाने का काम कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे रोक सकते हैं, लेकिन इससे किसी का भला नहीं होगा। हर औरत को अपनी जिंदगी संवारने का हक है और मैं यह हक दिला कर रहूंगी। मेरी बातों ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और धीरे धीरे समाज का रवैया बदलने लगा। हमारे प्रशिक्षण केंद्र ने धीरे धीरे प्रसिद्धि पाई और वहाँ से कई महिलाएं सीखकर आत्मनिर्भर बन गयीं। उनकी सफलता देखकर मुझे गर्व होता था। हमने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के साथ साथ कंप्यूटर और छोटे उद्योग जैसे साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना भी सिखाना शुरू कर दिया। सरकार ने हमारे काम की सराहना की और हमें फंडिंग देना शुरू कर दिया, जिससे हम अपने केंद्र को और बड़ा बना पाए। भाभी ने भी पूरी तरह से मेरा साथ दिया और इस दौरान भाभी और भैया का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। भाभी ने अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करते हुए भैया का साथ हर कदम पर दिया और भैया ने भी अपनी पुरानी आदतों को पूरी तरह से छोड़ दिया। एक दिन भैया ने मुझसे कहा, कविता, तुमने जो किया है वह एक भाई के लिए गर्व की बात है। तुम्हारी भाभी और मैं हर रोज तुम्हारे लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। कई सालों की मेहनत के बाद हमारा केंद्र राज्य का सबसे बड़ा महिला प्रशिक्षण केंद्र बन चुका था। मैंने अपने जीवन में यह ठान लिया था कि हर महिला को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलना चाहिए। मुझे कई जगहों से सम्मान मिला और लोग अपनी कहानियाँ और समस्याएं लेकर मेरे पास आने लगे। मुझे एहसास हुआ कि मेरे संघर्ष और अनुभव ने मुझे ही नहीं बल्कि दूसरों को भी मजबूत बना दिया था। एक दिन भैया ने कहा, कविता, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा और समझदार है। मैंने भैया से कहा, भैया, मैं अपनी जिंदगी में शादी को जगह दूंगी, लेकिन तब जब मेरा काम पूरी तरह से स्थिर हो जाए। अभी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ है। भैया मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है मेरी बहिना, तुझे अपने हर सपने को पूरा करने की पूरी आजादी है। इस प्रकार कविता ने न सिर्फ अपने परिवार को बचाया बल्कि समाज की कई महिलाओं को एक नई दिशा दी। उसकी कहानी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुँचे।